आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग एवं कराधान से एक्सरसाइज सेकंड से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप से है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। और इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी पिछले वीडियो में सॉल्व करके देखे हैं, और उसके पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल देखे हैं। और धारा 80C के अंतर्गत किस किस धनराशि में, मतलब किस कौन कौन सी जमा राशि में आयकर विभाग ने छूट दिया है, उसको देख लिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कि इसको किस टाइप से सॉल्व करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 4 है और एक क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, दोनों क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व होगा। तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 40,000 रुपये है। वह 42,000 रुपये वार्षिक अपने सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है तथा 6,000 रुपये की अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में देता है। तो 6,000 रुपये जो अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में है, 6,000 रुपये है, तो वार्षिक करेंगे तो ये 12,000 हो जाएगा। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए 1,600 रुपये मतलब 1,600 रुपये प्रति माह आयकर देता है, तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में उसे यहाँ पर उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। मतलब वित्तीय वर्ष का जो अंत माह होगा, तो 11 माह तक तो प्रत्येक माह 1,600 रुपये जमा करेगा। तो अंतिम माह जो 12वां माह है, उस 12वां माह में वह कितना आयकर और देगा, मतलब कितना आयकर और देना पड़ेगा, उसकी हमें गणना करनी है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है। तो आयकर में छूट समस्त बचतों या जमा राशि जो है उस पे जो है 1 लाख तक छूट होगा, अधिकतम 1 लाख तक छूट होगा। और यहाँ पर कुछ कंडीशन और रख दिए गए हैं। यहाँ पर 2,50,000 तक कोई कर नहीं लेगा, और 2,50,000 से 5 लाख के बीच की जो राशि होगी उस पर 10% का कर लेगा, मतलब 10% का। और 5 से 10 लाख के बीच की जो राशि होगी उसमें 20% का टैक्स लेगा, 20% का। और 10 लाख से अधिक की राशि होगी उस पर 30% का टैक्स लगेगा। और यहाँ पर शिक्षा कर हम लोग को पता है, शिक्षा कर भी यहाँ पर भी दिया है। शिक्षा कर यहाँ पर 30% है। तो यहाँ पर बम लिखा है, अधिभार देय आयकर का 10% यदि कर योग्य आय 10 लाख रुपये से अधिक हो तो लेना है। तो हम लोग के पास तो 10 लाख से अधिक होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसका जो प्रति माह प्रति माह आय है, मासिक आय जो है वो 40,000 है। तो एक वर्ष का अगर एक माह का 40,000 है, तो 12 माह का इसका 4,80,000 हो जाएगा। तो ये तो 5 लाख से ऊपर होगा नहीं। तो ये इसका तो हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये कंडीशन का। ठीक, तब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ, दिया है वित्तीय वर्ष 2014-15 में एक बैंक कर्मचारी की मासिक आय, किसी बैंक कर्मचारी लिखा है, तो वहाँ पर हम लोग एक बैंक कर्मचारी लिख दिए हैं। तो बैंक कर्मचारी का जो मासिक आय है वो 40,000 रुपये है। तो वार्षिक आय के लिए हम लोग 40,000 के साथ 12 का गुणा करेंगे, तो ये 4,80,000 रुपये हो जाएगा। तो ये 4,80,000 रुपये जो है अब उसका वार्षिक आय हो गया बैंक कर्मचारी का। जिसमें मकान किराया भत्ता छोड़ के ये होगा। तो इसमें उसकी जो जमा राशि है उसको देख लेते हैं। तो पहली जो जमा राशि है सामान्य भविष्य निधि में, तो सामान्य भविष्य निधि वार्षिक है, तो उसका 42,000 रुपये जमा कर रहे हैं उसमें। सामान्य भविष्य निधि के लिए वार्षिक जमा कर रहे हैं, तो 42,000 रुपये जमा कर रहे हैं। और सेकंड नंबर का है वार्षिक प्रीमियम। तो जो LIC दिया है, तो अर्धवार्षिक दिया है, तो हम लोग यहाँ पर वार्षिक करेंगे। तो अर्धवार्षिक में 6,000 रुपये जमा कर रहा है, तो अगर हम लोग वार्षिक करेंगे तो 6,000 के साथ 2 का गुणा करेंगे तो ये 12,000 रुपये हो जाएगा। तो ये वार्षिक प्रीमियम, अब वार्षिक LIC प्रीमियम होगा, ये 12,000 रुपये हो जाएगा। और सामान्य भविष्य निधि के लिए ये 42,000 है। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल जमा राशि होगा
इनके अलावा उनके पास और कोई जमा राशि नहीं है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर होगा ये 42,000 हो जाएगा, ये वाला राशि 42,000 रुपये। इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे ये 12,000 रुपये को। तो यहाँ पर जो राशि आएगी, ये कुल जमा राशि जो होगी, ये जमा राशि हो जाएगी 54,000 रुपये हो जाएगा। तो अब यहाँ से देख लेते हैं कर योग्य आय, तो कितने राशि पर उसका कर लगेगा उसको पहले देख लेते हैं। तो 4,80,000 रुपये उसका वार्षिक आय है। तो 4,80,000 रुपये में हम इस जमा राशि को घटाएंगे। और हम लोग को एक बात पता है कि जो जमा राशि है, तो जमा राशि अगर 1 लाख तक होगी, तो जमा राशि 1 लाख तक होगी, अधिकतम उसमें छूट दिया, अधिकतम छूट की सीमा जो है, अगर जमा राशि उसकी 1 लाख तक हो जाती है तो उस पर छूट होगा। तो ये 1 लाख से कम है, तो इस धनराशि पर, इस जमा राशि पर छूट होगा। इसलिए हम लोग 4,80,000 रुपये में इस 54,000 रुपये को हटा देंगे। हम लोग लिख सकते हैं 4,80,000 रुपये में हम इस 54,000 को घटा देते हैं। तो यहाँ पर इसको घटाएंगे तो ये जो राशि आएगी ये हो जाएगा 4,26,000 रुपये हो जाएगा ये। तो 4,26,000 रुपये हो गया। तो इस पर कर लगेगा, तो 4,26,000 रुपये पर कर लगेगा। तो हम लोग को यहाँ पर आयकर निकालना है हम लोग को। तो उसमें आयकर निकालने के लिए, आयकर ज्ञात करने के लिए एक कंडीशन और रखा है कि 2,50,000 रुपये पर कोई कर नहीं रहेगा। तो इसमें से हम लोग 2,50,000 रुपये को घटा देंगे। और उसके बाद जो राशि बचेगी, ये तो 5 लाख से अधिक है नहीं, इसलिए 2,50,000 को घटाएंगे। तो जो राशि बचेगी उस पर हम लोग 10% का टैक्स लगा देंगे, मतलब कर लगाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं इसको, यहाँ से इसको कर लिखते हैं। तो यहाँ पर 4,26,000 रुपये में हम लोग 2,50,000 रुपये को घटा देंगे। और इस पर जो बचेगी राशि, उस पर हम लोग 10% का टैक्स लगा देंगे। तो यहाँ पर 10% टैक्स लगाएंगे, तो ये राशि हो जाएगी 1,76,000 रुपये होगा ये। 1,76,000 रुपये ये होगा, क्योंकि यहाँ से जीरो घट, ये 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो, ये मिल जाएगा 3 जीरो, और यहाँ से मिलेगा हम लोग को 6 मिल जाएगा। और ये है 2 है, और ये 5 है, तो यहाँ से हम लोग को यहाँ से लेंगे तो 12 होगा, 7 5 12, तो ये वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1,76,000 रुपये होगा। जब 4,26,000 रुपये में हम लोग 2,50,000 रुपये घटाएंगे, तो ये जो राशि आएगी ये होगा 1,76,000 रुपये होगा। इस पर हम लोग 10% का टैक्स लगा देंगे। तो 10% का टैक्स लगा देंगे। तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग। तो 10% टैक्स लगा देंगे, तो 1,76,000 रुपये के साथ इंटू करेंगे 10 का, और परसेंट की जगह पर हम लोग 1/100 लिख सकते हैं। तो ये कटेगा, 0 0 कट जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो होगा 1,76,000 हो जाएगा, मतलब 17,600 रुपये हो जाएगा। तो ये हो गया 17,600 रुपये हो गया। अब 17,600 रुपये जो है इस पर शिक्षा कर लगेगा। तो इस पर शिक्षा कर 3% का लगेगा, शिक्षा कर 3% का लगेगा यहाँ पर। तो इस पर 3% का शिक्षा कर लगेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से, 17,600 के साथ इंटू करेंगे 3 का, एंड अपान में 100 करेंगे। तो ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट जाएगा। अब इनके साथ इसका इंटू कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर इसका 3 का इंटू इसके साथ हम लोग करेंगे, तो ये 528 रुपये हो जाएगा। तो ये 528 रुपये ये शिक्षा कर हो गया। अब हम लोग देय आयकर निकालेंगे, तो इस वैल्यू को इसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं देय आयकर। तो यहाँ पर हम लोग 17,600 रुपये के साथ हम लोग 528 रुपये को जोड़ देंगे। तो ये 528 रुपये को हम लोग ऐड कर देंगे इसके साथ। तो ये राशि हो जाएगी लास्ट का, ये तो 28 होगा ही यहाँ से।
इस 5 की 6 के साथ जोड़ देंगे तो 1 मिलेगा हमें। ठीक, तो इस टाइप से ये हो जाएगा 18,128 रुपये हो जाएगा। तो ये टोटल उसका इतना, अगर उसके पूरा उस वर्ष का कुल ये है, उस वित्तीय वर्ष है उसका कुल ये देय आयकर है। तो कुल देय आयकर जो है 18,128 रुपये है। और उन्होंने प्रत्येक माह 11 माह तक हर माह उन्होंने 11 माह तक हर माह उन्होंने 1,600 रुपये जमा किए, 1,600 रुपये आयकर दिया है। तो उस राशि को हम लोग इसमें घटा देंगे। तो पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं कि उसका एक माह, प्रत्येक माह का 1,600 रुपये है, तो 11 माह का कुल कितने रुपये होगा। तो 11 माह तक आयकर दिया, या 11 माह तक जमा, ये 11 माह तक आयकर जमा किया, उसको यहाँ पर लिख लिए हैं। तो 1,600 रुपये के साथ 11 का गुणा कर देंगे तो टोटल इसका कुल आयकर हो जाएगा। 11 माह तक जो आयकर जमा किया है वो राशि मिल जाएगी हम लोग को। तो 11 के साथ इसके साथ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, डबल जीरो तो होगा, और ये होगा 11 छः 66 का 6 हो जाएगा, ये जीरो है। तो हम लोग को 6 बचेगा हम लोग के पास। तो 11 का हम 11 और फिर 6 को हम ऐड करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 17,600 रुपये होगा। तो 17,600 रुपये उन्होंने 11 माह तक जमा किए हैं। 11 माह, कुल 11 माह तक जो जमा किए हैं, प्रत्येक माह 1,600 रुपये जमा किए हैं। तो कुल 11 माह में तो 11 माह में उनके द्वारा जमा किया गया जो राशि है, आयकर जो है, वो होगा 17,600 रुपये होगा। तो और उसका कुल टोटल जो देय आयकर है, पूरे 12 माह का जो देय आयकर है वो 18,128 रुपये है। तो 12वां माह में वो कितना धनराशि देगा उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं 12वें माह में देय आयकर, या अंतिम माह में देय आयकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 18,128 रुपये के साथ हम लोग 17,600 रुपये को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 528 रुपये आएगा। तो ये अंतिम माह में जो बैंक कर्मचारी है, तो बैंक कर्मचारी जो है जिसका वार्षिक जिसका वार्षिक आय जो है 4,80,000 है, तो वो जो है अंतिम माह में 12वें माह में 528 रुपये जमा करेगा वो, मतलब आयकर देगा। क्योंकि 17,600 रुपये तो 11 माह तक वो जमा कर दिया है। कुल 11 माह में जो जमा किया है आयकर वो है 17,600 रुपये है। तो 12वें माह में वे 528 रुपये जमा करेगा।